नमः पार्वती पति हर हर। दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में, एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में देश के अंदर सबसे अधिक समय तक शासन के रिकॉर्ड को बनाने के उपलक्ष्य में आयोजित विकसित भारत संकल्प के आज के इस कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश विधान परिषद के माननीय सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, लोकप्रिय सांसद श्री अनुराग शर्मा जी, महापौर झांसी श्री बिहारी लाल आर्य जी, माननीय विधायक रवि शर्मा जी, माननीय विधायकगण श्री राजीव सिंह परीछा जी, जवाहरलाल राजपूत जी, श्रीमती रश्मि आर्य जी, श्री राम तीर्थ सिंगल जी, श्रीमती रमा निरंजन जी, भारतीय जनता पार्टी के झांसी महानगर के अध्यक्ष श्री सुधीर सिंह जी, जिलाध्यक्ष प्रदीप पटेल जी, जिला प्रभारी और क्षेत्रीय महामंत्री श्री संत विलास शिवहरे जी, राम किशोर साहू जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज मुझे क्रांति की इस धरा पर विकसित भारत संकल्प के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की पराक्रम की इस पावन भूमि को, वीरांगना झलकारी बाई के शौर्य की इस पावन धरा को अपनी राष्ट्रीयता से ओतप्रोत रचना के माध्यम से भारत के साहित्यिक आकाश को एक नई ऊंचाई देने वाले राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी, सुप्रसिद्ध रचनाकार वृंदावन लाल वर्मा जी, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। झांसी पूरब में ओरछा में राजा राम विराजमान होकर के झांसी को संरक्षण प्रदान करते हैं और झांसी के पश्चिम में हम सब की ईष्ट देवी के रूप में, जगत जननी मां भगवती के रूप में, मां पीताम्बरा रक्षक के रूप में मजबूती के साथ हम सबकी सुरक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए हमें एक नई प्रेरणा प्रदान करती है। आज मुझे प्रातः दतिया में जाकर के पीताम्बरा पीठ में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहां से मैं सीधे ललितपुर गया हूं। ललितपुर में 2 कार्यक्रमों को संपन्न करने के बाद अब मुझे विकसित भारत संकल्प के इस कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ की महानगर और जनपद इकाई को, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर आने का अवसर दिया। बहनों और भाइयों, भारत विकसित कब होगा? विकसित तब होगा
जब यूपी विकसित होगा, और यूपी विकसित तब होगा जब झांसी समेत प्रदेश के सभी 75 जनपद विकसित होंगे। झांसी विकसित तब होगा जब हर ग्राम पंचायत, हर नगर निकाय आत्मनिर्भर होंगे और विकसित होंगे। हमारा शरीर है, और शरीर का अगर एक अंग काम नहीं करता है तो हम पूर्णांग नहीं, दिव्यांग कहलाते हैं। यानी विकास का मतलब वह सर्वसमावेशी हो। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में आने के बाद क्या मंत्र दिया था? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। 140 करोड़ भारतवासियों का विश्वास जब जुड़ेगा, 140 करोड़ भारतवासियों का जब सामूहिक प्रयास होगा, 140 करोड़ भारतवासियों के विकास के लिए जब कार्य योजना बनेगी, और 140 करोड़ लोग जब एक साथ मिलकर के प्रयास करेंगे, तो गुलामी के ढांचे को हटने में देर नहीं लगती, और भगवान राम के भव्य मंदिर को बनने में भी फिर देर नहीं लगती है। भगवान राम का मंदिर का मतलब प्रभु रामलला का मंदिर तो है, ये भारत का, भव्य भारत का और नए भारत का राष्ट्र मंदिर के निर्माण की शुरुआत की है, नए भारत की। याद करिए 2022 में जब दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 की चपेट में थी, कोरोना जैसी महामारी के सामने अस्त, यानी पूरी तरह लेटी हुई थी, हिम्मत हार चुकी थी, तब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री भारतवासियों को आगामी 25 वर्ष की कार्य योजना के साथ जोड़ करके विकसित भारत की संकल्पना के साथ जोड़ रहे थे। और उस समय मोदी जी ने कहा था कि विकसित भारत के लिए 5 प्रण चाहिए, 5 प्रण, 5 प्रकार के संकल्प हम सबके जीवन के होने चाहिए। ये 5 प्रण क्या? उन्होंने सबसे पहले कहा गुलामी की मानसिकता से मुक्त होना, दूसरा विरासत का सम्मान करना, तीसरा देश के शहीदों का, सेना के जवानों का, रक्षा क्षेत्र के लिए यूनिफॉर्मधारी फोर्स का सम्मान करना, चौथा सामाजिक एकता के लिए कार्य करना, और 5वां नागरिक कर्तव्य। याद रखना, दुनिया के अंदर विकसित वही हुआ है जिसने अपने बल पर, अपने दम पर अपनी कार्य योजना तैयार की और आगे बढ़ पड़ा। गुलामी की मानसिकता को लेकर के कोई समाज स्वावलंबी नहीं हो सकता है, आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। आत्मनिर्भरता के लिए गुलामी की मानसिकता को दूर करना, साथ साथ अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करना। भारत क्यों पिछड़ा था? ऐसा नहीं कि भारत के पास ये सब कुछ नहीं था जो विकसित होने के लिए न हो, पर सब कुछ था। भारत, बहनों और भाइयों, आज से 2000 वर्ष पहले तक पूरी दुनिया की जितनी अर्थव्यवस्था थी, जितना धन धान्य वैभव और समृद्धि दुनिया के अंदर थी, उनमें से 44% हिस्सेदारी केवल भारत की थी, केवल भारत की, केवल भारत की थी।
भारत में तब तक्षशिला दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय भी था और बृहत्तर भारत का हिस्सा था। दुर्भाग्य से पाकिस्तान में चला गया। कालांतर में नए विश्वविद्यालय विकसित हुए। नालंदा भी हुआ, विक्रमशिला का हुआ, काशी के हुए, तमाम अन्य विश्वविद्यालय अलग अलग स्थानों पर। अगर काशी विद्या की नगरी थी तो नौद्वीप वेस्ट बंगाल में नौद्वीप था। दक्षिण भारत में कांची थी। मध्य भारत में आपके महाकाल की भूमि थी। ये सभी ज्ञान की धरोहर थी हमारे पास। कुंभ के जो 4 क्षेत्र हैं, ये परस्पर ज्ञान के आदान प्रदान की विद्वानों और ऋषि परंपरा की भूमि हुआ करती थी। इस पर व्यापक मंथन होता था। ये केवल आकर के संगम में स्नान करने का माध्यम नहीं था। ये ज्ञान की धाराओं को आपस में जोड़ने, उसको आदान प्रदान करने के भी ये माध्यम हुआ करते थे। आज से 400 वर्ष पहले तक विश्व अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी, तमाम लूट खसोट के बावजूद, आक्रमणों के बावजूद भारत की हिस्सेदारी 24% तक थी। और धीरे धीरे करके पहले मुगलों ने, फिर अंग्रेजों ने भारत को खोखला बनाया। भारत को पिछड़ा बनाने के लिए इन्होंने भारत की उद्योगों को, भारत की कला को, भारत के कारीगरों को, भारत की परंपरा को रौंदना, अपमानित करना प्रारंभ किया। भारतीयों के मन में भाव पैदा कर दिया कि जो भारतीय है वह बेकार है और जो बाहरी है वही सब कुछ है। परिणाम क्या हुआ? हम गुलामी की मानसिकता से दब गए। हमें बताया गया कि जो कुछ भी वो लेकर आए वो अच्छा है और जो भारत का है वो बुरा है। भाषा के लिए हमने उनकी भाषा स्वीकार कर ली, अंग्रेजी स्वीकार कर ली, संस्कृत को हमने हटा दिया, अपनी लोकल भाषा को हटा दिया, हिंदी को, बुंदेली को, सबको हमने हटा दिया। हमारी कला संस्कृति हम भूल गए। हमारे यहां हम भूल गए कि हमारी लोक गाथा, लोक परंपरा, लोक नाटक, लोक गाथाएं, आला उदल की लोक गाथा हो, लोक परंपराएं हो, इसके पीछे परंपरा थी, इसके पीछे इतिहास छुपा हुआ था। ये हमारे पूर्वजों की थाती थी। हमने उसको भूल करके हमने पॉप के पीछे भाग गए, वेस्टर्न कल्चर के पीछे भाग गए, अपने परंपरागत वाद्य को हमने छोड़ दिया, हम विदेशियों के पीछे भाग गए। हमने, आप देखो ना, ओरछा का नाम मैंने क्यों लिया? ओरछा के राजा राम, याद करिए, जब ये देश गुलाम था, मध्यकाल में संत तुलसीदास जी ने भारतवासियों का आह्वान किया था। तुलसीदास जी को बहुत बार ऑफर मिला कि अकबर के दरबार में आप भी जाइए, आपको भी सम्मान मिल जाएगा, आप भी नवरत्नों में सम्मानित हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा ये अकबर कौन है? तो उनसे कहा गया ये बादशाह है। उन्होंने कहा बादशाह क्या होते हैं? कहा राजा। उन्होंने कहा नहीं भाई, मेरा तो एक ही राजा है। उन्होंने रामलीलाओं को शुरुआत की थी, कहा था बोलो राजा रामचंद्र की। और आप सोचो, ओरछा में भगवान राम राजा के रूप में विराजमान आज भी है, आज भी विराजमान है। हमें इन परंपराओं से काटा गया और उसके कारण धीरे धीरे करके भारत इसके बाद हटता गया। यानी हमसे विरासत से भी हम कटते गए, छंटते गए।
यही कारण था 1947 में देश आजाद होने के बाद जब भारत माता के सपूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने विरोध किया। जब पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सोमनाथ मंदिर जा रहे थे, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने पत्र लिखकर के आपत्ति व्यक्त की, क्योंकि गुलामी की मानसिकता हावी हो चुकी थी। पहली बार हुआ जब भारत के कोई प्रधानमंत्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास में भी, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी, और भारत की केसरिया ध्वजा का, धर्म ध्वजा का आरोहण जब राम मंदिर में होना था, तब अयोध्या में स्वयं पधारे, अपने कर कमलों से तीनों कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। ये है विरासत का सम्मान। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हर स्वाधीनता संग्राम सेनानी के स्मारक को सम्मान देना है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों का सबसे पहला कार्यक्रम था। हर कार्यकर्ता अपने गांव में, अपने ब्लॉक में, अपने जनपद में, जहां कहीं भी वो रह रहा था, वह स्वयं रंगाई पुताई करवाया, साफ सफाई कराया। उन स्मारकों का पुनरुद्धार करवाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर किया था। ये विरासत का सम्मान है। आज अयोध्या, काशी, मां विंध्यवासिनी धाम या फिर अन्य तीर्थों में जहां कहीं भी आप जाएंगे, ये सब देखने को मिलेगा। यहाँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जो किला है, आप देख रहे होंगे, पहले की तुलना में एक व्यापक परिवर्तन आया है। व्यापक परिवर्तन आया है। हमारे विधायकगण अपने अपने क्षेत्र में कोई ना कोई मंदिर का पुनरुद्धार कर रहे हैं, सुविधा के लिए भी और विरासत का सम्मान बढ़ाने के लिए भी। यही कारण है, यही प्रक्रिया आगे बढ़ाने की, और उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास। अगर भारत ने अपनी विरासत से संबंध नहीं तोड़ा होता, गुलामी की मानसिकता की चपेट में नहीं आया होता, तो 400 वर्ष पहले तक जिस वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भारत का अधिकार 24% तक था, 1950 तक आते आते वह केवल 2% तक सीमित ही रहता, मात्र 2% तक। आप मुझे बताओ, इतनी बड़ी आबादी और हिस्सेदारी मात्र 2% होगी, तो वहां गरीबी रहेगी। जहां गरीबी होगी वहां बीमारी भी होगी, अशिक्षा भी होगी, बदहाली भी होगी, भूखमरी भी होगी, अराजकता भी होगी, लूट खसोट भी होगी, हर प्रकार की विकृतियां होंगी। लेकिन भारत अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। मोदी जी ने जो बात कही वह व्यवहारिक बात थी, और इसलिए उन्होंने कहा, जिन सैनिकों के बल पर हम चैन की नींद सोते हैं, हम नींद आराम की इसलिए सोते हैं क्योंकि सीमाओं पर हमारा सैनिक -20 और -40 डिग्री टेम्परेचर में भी सीमाओं की रक्षा कर रहा है। हमारा पैरामिलिट्री का जवान नक्सल क्षेत्रों में और जहां उसको सुरक्षा का दायित्व दिया गया वहां मजबूती के साथ काम करता है। हमारा पुलिस का जवान जब पेट्रोलिंग करता है तब सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण हमें प्राप्त होता है। और उन सभी अवसरों पर उस यूनिफॉर्मधारी फोर्स के प्रति सम्मान का भाव हमारे मन में होना चाहिए। ये संकल्प
विदेशी आक्रांता क्यों सबल हो रहे थे? ऐसा नहीं कि उनके पास फोर्स ज्यादा रही हो, उनके पास फोर्स ज्यादा नहीं थी, ताकत भी ज्यादा नहीं था, वे हमसे बलशाली नहीं थे, वैभवशाली भी नहीं थे, शक्तिशाली नहीं थे। हमारे पास सब कुछ था, बल भी था, बुद्धि भी थी, वैभव भी था। हमारे पिछड़ने का कारण क्या था? एक कारण था, और वह था हम विभाजित थे। जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, अलग अलग वादों के आधार पर हम विभाजित थे। हमारी निष्ठा देश के लिए नहीं, सनातन धर्म के लिए नहीं, हमारी निष्ठा अपने लिए स्वयं के लिए थी, अपनी जाति विशेष के लिए थी। परिणाम क्या था? विदेशी आक्रांता पहले हमें तोड़ते थे, फिर हमें काटते थे, फिर हम पर राज करके हमें ही गुलाम बना देते थे। यही तो हुआ। और इतिहास उठा करके देखिए, यही होता रहा। इसलिए एकता पर बल देना, जो एक समाज को जाति के नाम पर बांट रहे हैं ना, ये समाज के हितैषी नहीं। और अगर देखना हो, जब इनका शासन था तब ये क्या करते थे? अपने परिवार का भरते थे, तब परिवार के लिए कार्य करते थे। और जब सत्ता से बेदखल कर दिया जनता ने, तो अब जाति के नाम पर समाज को बांटने का फिर से काम करने लग गए। हमें इससे सावधान होना। इसलिए सामाजिक एकता के लिए कार्य करना, समाज को जोड़ना, एकता के लिए कार्य करना। और पांचवा संकल्प वह है नागरिक कर्तव्य। नागरिक कर्तव्य का मतलब जो जिस क्षेत्र में है, जो जिस क्षेत्र में काम कर रहा है। एक विद्यार्थी है, विद्यार्थी का अपना पाठ्यक्रम को ससमय पूरा करना, ये उसका नागरिक कर्तव्य है। एक शिक्षक समय पे अपने विद्यार्थी को संस्कारित करते हुए राष्ट्र निर्माण के अभियान के साथ जोड़ सके, योग्य नागरिक बना सके, ये उसका नागरिक कर्तव्य है। एक व्यापारी एक उपभोक्ता के प्रति, एक नागरिक के प्रति ईमानदारी के साथ व्यापार करे, कालाबाजारी को न बढ़ने दें, अनावश्यक वस्तुओं के दाम को महंगा न करे, समय पे टैक्स जमा करे, ये उसका नागरिक कर्तव्य है। एक किसान समय पे अच्छे बीज बोए, अच्छी खेतीबाड़ी करें, समाज के पेट को भरने के लिए अन्न उत्पन्न ईमानदारी के साथ करते हुए, ईमानदारी से जो उसका मुनाफा होता है उसको कमाए, ये उसका नागरिक कर्तव्य है। यानी समाज के अंदर जिसका जो दायित्व है, ईमानदारी के साथ उसका निर्वहन करना, और ईमानदारी के साथ उस निर्वहन को करते हुए जब वह कार्य करेगा, ये पंच प्रण विकसित भारत की संकल्पना के 5 मंत्र हैं, और यहीं से यात्रा प्रारंभ होती है। भारत ने पिछले 12 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में जो यात्रा प्रारंभ की, यानी कहां भारत की प्रतिष्ठा को कांग्रेस ने और यूपीए सरकार के सहयोगियों ने पूरी तरह खराब कर दिया था। दुनिया के अंदर कोई सम्मान नहीं था, बदहाल स्थिति थी, अर्थव्यवस्था लड़खड़ा चुकी थी, भ्रष्टाचार चरम पर था, बेईमानी चरम पर थी। मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत की अर्थव्यवस्था को जाना जाता है। आज 12 वर्ष में हुआ परिवर्तन है। आज दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है। दुनिया के अंदर सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था कोई है तो भारत की अर्थव्यवस्था है। ये परिवर्तन हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर आज भारत के अंदर कितना अच्छा हुआ है, ये सबके सामने है। एयर कनेक्टिविटी दुगनी से अधिक हुई है, रोड कनेक्टिविटी पहले से बेहतर हुई है, रेलवे की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हुई है,
नमो भारत, वंदे भारत, अमृत भारत के नाम पर आज भारत के अंदर बन रही ट्रेन्स हैं, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भारत आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। और मैं आता था ना यहाँ पे बुंदेलखंड में, मैं बार बार कहता था कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का मतलब अब बुंदेलखंड का नौजवान केवल भर्ती ही नहीं होगा, बल्कि बुंदेलखंड में बनने वाली तोप और मिसाइल से जब दुश्मन पर छोड़ी जाएगी